नमस्ते दोस्तों। एक गांव में एक लड़का रहता था, भोलाराम, तकरीबन 10 साल का। जैसा नाम वैसा ही काम। बहुत ही भोला भाला और कमजोर बुद्धि का बालक। दुनिया की चतुराई से अनभिज्ञ। उसकी माँ का निधन हो चुका था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसे अच्छे से संभालती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सौतेली माँ के बच्चे हुए। धीरे धीरे उस सौतेली माँ का व्यवहार बदलने लगा और वो उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगी। लेकिन वो लड़का बहुत भोला भाला था, उसे यह बात समझ नहीं आती थी। वो अपनी माँ के बताए अनुसार ही चलता था। उसके मन में अपनी माँ के प्रति कभी भी द्वेष की भावना नहीं आई। घर पर ही रहता था और अपनी माँ के साथ और अपने पिता के साथ काम करने में मदद करता था। कुछ सालों बाद उसके बाकी के भाई बहन बड़े हो गए और वो लड़का जवान हो गया था। अब उसकी शादी करने की उम्र हो चुकी थी। वो गोरा और गठीले बदन वाला एक नौजवान बन गया था। पिता ने जब उसकी माँ के सामने भोलाराम के विवाह की बात की तो सौतेली माँ ने सोचा कि जब इसका विवाह हो जाएगा और इसका परिवार बस जाएगा, तब आज नहीं तो कल इसे जायदाद में हिस्सा भी देना पड़ेगा। इसलिए उसने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। उसके पिता बहुत भोले भाले थे और दिन भर खेतों में काम करते रहते थे, इसलिए उनको इस बात की भनक नहीं लगी। एक दिन उस सौतेली माँ ने लड्डू और पूरी बनाए और एक पोटली में पूरी और लड्डू बांधकर जंगल के रास्ते अपने मामा के घर संदेश पहुँचाने के लिए बहाने भोलाराम को भेजने का उपाय किया। षड्यंत्र के तहत उसकी माँ ने उसके लड्डू में जहर मिला दिया था। उसने लड़के से कहा कि तुम्हें जब रास्ते में भूख लगेगी तब तुम इसे खा लेना और आधी रोटी और लड्डू अपने मामा के घर ले जाना। लड़का अपनी माँ की बात मानकर सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर पोटली लेकर अपने मामा के घर संदेशा पहुँचाने के नाम से घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल तक पहुँच गया। गर्मी का दिन था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा थकान लग रही थी। जब वो जंगल के बीच में पहुंचा तो वो बहुत ही थक चुका था। उसने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसने एक छोटे झरने के किनारे बड़े से पत्थर पर अपनी पोटली रखी और पत्थर की खोह में आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हाथी आया। हाथी लड्डू की सुगंध पाकर पोटली के पास पहुंचा। हाथी ने सूंड से उस पोटली को खोल दिया और उसमें के लड्डू और पूरी खा लिए। इस बीच उस लड़के की नींद भी खुल गई और उसने देखा कि वो हाथी उसके खाने को बर्बाद कर रहा है। गुस्से में आकर उसने हाथी को मारना शुरू किया। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया। वह अपने मुट्ठी से उसके सिर पर बार बार वार कर रहा था। उधर से राजा की सेना उस हाथी का पीछा करते हुए आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का हाथी को कैसे मार रहा है। थोड़ी ही देर में वह हाथी जहर के प्रभाव से गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सिपाही चिल्लाने लगे कि यह बहुत बलवान लड़का है, जिसने अपने मौके के प्रहार से इस विशालकाय हाथी को मार दिया, और वे नाचने लगे। सिपाहियों ने उस लड़के को बताया कि यह राज दरबार का हाथी है। कुछ दिन पहले ही पागल हो गया और राज दरबार से भागकर लोगों को घायल कर रहा था, इसलिए हम इसे पकड़ने आए थे। राजा ने इस हाथी को मारने के आदेश दिए हैं। इस हाथी ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन तुमने इसे अपने बाहुबल से मार दिया। तुम बहुत महान हो। सिपाहियों ने कहा कि राजा बहुत खुश होंगे, तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। तुम अभी हमारे साथ चलो। लड़का सिपाहियों के साथ चला गया। उसने सोचा कि मुझे इनाम में जो धन मिलेगा उसे मैं अपने घर में ले जाऊंगा तो मेरे माता और पिता बहुत ही खुश होंगे। सिपाहियों के साथ वो लड़का राज दरबार में पहुंचा। सिपाहियों ने सारी बात राजा को बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उसे 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा इनाम के रूप में प्रदान की। राजा ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? लड़के ने कहा, मैं अपने पिता के साथ खेतों में काम करता हूँ। राजा ने कहा,
तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम्हें हमारे दरबार में एक वीर योद्धा के रूप में होना चाहिए। लड़का यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा की बात मान ली और वहां पर सैनिक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत को देखकर राजा ने उसे सेना की एक टुकड़ी का सेनापति बना दिया। इधर बहुत दिनों तक उस लड़के की कोई खोज खबर नहीं थी, इसलिए उसके परिवार वालों ने उसे मृत मान लिया और उसकी सौतेली माँ मन ही मन बहुत ही खुश होने लगी। थोड़े ही दिनों बाद एक शेर ने राजा के राज्य में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। राजा ने तुरंत ही अपनी सेनाओं के सेनापतियों को आदेश दिया कि उस शेर को ढूंढकर मार दिया जाए। भोला राम भी अपनी टुकड़ी के साथ उस शेर को पकड़ने के लिए जंगल में छान मारने लगा। एक दिन जब वह अपनी सेना के साथ शेर को ढूंढ रहा था, तब उसी जंगल में एक किसान मिला। किसान ने उससे कहा कि सेनापति जी, मेरा एक बैल घर से भागकर घने जंगल में आ गया है। मैं उसे तलाश करते करते थक गया हूँ। अगर आप लोगों को वो बैल मिल जाए तो उसे आप अपने पास रख लीजिएगा और मेरे गांव में मुझे सूचना भिजवा दीजिएगा। सेनापति ने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर वो बैल हमको मिला तो हम उसे अवश्य ही आप तक पहुंचा देंगे। अब आप अपने घर चले जाइए, अकेले जंगल में भटकना ठीक नहीं है। रात होने पर वे पेड़ों के ऊपर सो जाते थे और कुछ सैनिक नीचे तंबू बनाकर निगरानी करते थे। उसी दिन रात को सेनापति को एहसास हुआ कि कोई जानवर उसके पेड़ के नीचे खड़ा है। उसने ध्यान से देखा और कहा, अरे यह तो किसान का बैल है। रस्सी का फंदा लेकर भोलाराम ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन को रस्सी से लपेट दिया। सभी सैनिक भी उसके पीछे पीछे उस पर टूट पड़े। रात के अंधेरे में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने बड़े बड़े जाल फेंककर उसको पकड़ लिया। सभी सैनिकों ने मशाल जलाई। तब उस लड़के ने देखा, अरे यह तो खूंखार शेर है। उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन सारे सैनिक उसकी जय जयकार करने लगे। शेर को पिंजरे में कैद कर राजा के पास लाया गया। भोलाराम के इस कारनामे को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने राज्य का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। उसकी बहादुरी को देखकर अति सुंदर राजकुमारी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उससे विवाह करने की घोषणा कर दी। राजा ने भी खुश होकर उनके विवाह को मंजूरी दे दी। इस तरह राजकीय ठाट बाट से उसका विवाह संपन्न हुआ। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर सैनिकों के बेड़े के साथ अपने गांव की ओर रवाना हुआ। उसके गांव के लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। जब वो अपने घर के पास जाकर खड़ा हुआ तो उसकी माँ और पिताजी उसको देखकर सन्न रह गए। सौतेली माँ के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लड़के ने अपनी सारी बात अपने परिवार वालों की बताई और कहा कि आज से हम राजमहल में रहेंगे। मैं आप सबको लेने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर उसकी सौतेली माँ को मन ही मन बहुत पश्चाताप हुआ और अपने आप को कोसने लगी और खूब रोई। उसने उसके साथ राजमहल जाने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़के की बार बार जिद करने पर वह जाने के लिए मान गई और उसके बाद उसने कभी भी उस लड़के और उसकी पत्नी के बारे में कभी भी अपने मन में बुरे विचार नहीं लाए। इस तरह सभी लोग राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।